दो बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी त्याग दिया, तो ऐसे निर्भीक व्यक्ति को, ऐसे दृढ़ संकल्प लेने वाले व्यक्ति को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे। आज हमारा देश का युवा भ्रमित है, वो पथ भ्रष्ट हो रहा है, वो गलत रास्तों पर जा रहा है। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी कई हजार लोगों को परमानेंट करने का ऑर्डर भी उन्होंने दिए और हमारे जो लोगों की ज़िंदगी सुधर रही है, उसके लिए मैं केजरीवाल साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले कोई कदम उठाया जाए तो दिल्ली में बढ़ती हुई नशाखोरी पर पाबंदी लगाने के लिए उठाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, अर्थात खाने के दांत और दिखाने के और। मैं समझता हूं कि इन के लोगों सबको पता था कि नोटबंदी फला तारीख से होने वाली है। इन्होंने अपनी पूरी तरह से व्यवस्था की, अपना पैसा सुरक्षित किया। मारे गए तो आम आदमी मारे गए। आज ये रेवड़ियों की बात करते हैं कि जो केजरीवाल साहब गरीब लोगों को मुफ्त जो है वो दे रहे हैं सुविधाएं, वो रेवड़ियां नहीं है, बल्कि देश के, दिल्ली के लोगों से इकट्ठा किया गया टैक्स का पैसा वो वापस जनता को कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं शमी रंजन। हम सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने एमएलए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, जिनमें हमने कई जगह देखा, कई विधानसभा में देखा, जो सिटिंग एमएलए ऑलरेडी हैं उनका नाम बदलकर कुछ नए नाम शामिल किए गए हैं। तो दरअसल आज हम आ पहुँचे हैं सीमापुरी में। सीमापुरी में इस बार जो आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है वीर सिंह दिग्गाल, जो कि यहाँ के ऑलरेडी पहले ही 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं और इनके समय में इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा बताया गया। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्यों इन्होंने कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में से एक, उनको छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक क्या संदेश देना चाहते हैं? क्यों आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मेरा खुला एकदम से सीधा मकसद है जी कि मैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में विश्वास रखता हूं। जी, मुझे उनकी जो योजनाएं हैं वो मेरे मन को अच्छी लगी हैं और दिल्ली की जनता के हित में हैं, इसलिए गरीब आदमी के हित में हैं, जी जी जी, पछड़े लोगों के हित में हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनके हित में है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ सत्ता में काबिज है और जनता के हित के लिए, जी, 2 बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी त्याग दिया, तो ऐसे निर्भीक व्यक्ति को, ऐसे दृढ़ संकल्प लेने वाले व्यक्ति को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और उनकी पार्टी में पूरी तरह से आस्था व्यक्त करते हुए मैंने ये आम आदमी पार्टी 15 नवंबर को ज्वाइन की है। सर, एक और सवाल है मेरा कि आप को दलित नेता के नाम से बड़े मशहूर हैं आप इस पूरे इलाके में, कि आप दलितों की सेवा करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि आपके पार्टी में आने से दलित समाज के लोगों में कहीं ना कहीं मजबूती देखी जाएगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का अनुयायी हूँ, उनका विचारों से संबंध रखता हूँ और समाज की सेवा करने का भावना रखता हूँ। और समाज की सेवा आज से नहीं, बल्कि मैं सन 1972 से निरंतर करता रहा हूँ। बहुत सारे संघर्ष किए समाज के लिए, तो अब मैं वो गिनाने लगूंगा तो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी मैंने देखा है कि जब दिल्ली के सफाई कर्मचारी 4-5 महीने जिनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, केजरीवाल साहब ने उनका उस समस्या को दूर किया। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी कई हजार लोगों को परमानेंट करने का ऑर्डर भी उन्होंने दिए और हमारे जो लोगों की ज़िंदगी सुधर रही है, उसके लिए मैं केजरीवाल साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और दूसरे भी जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं और सब तबके का, वो जातिवाद पे काम नहीं करते,
धर्मवाद पे काम नहीं करते, बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सर, आप पिछले 3 बार सीमापुरी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी में थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछला इलेक्शन 2020 का चुनाव भी आपने कांग्रेस पार्टी से ही होकर लड़ी की थी, लेकिन इसमें आपके जो विपक्ष में थे राजेंद्र पाल गौतम जी, वो आम आदमी पार्टी से जीत चुके थे। तो क्या वो आम आदमी पार्टी से जीत गए, इसलिए आप इस बार जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं? सवाल ये नहीं है राजेंद्र पाल गौतम जी नहीं जीते और अब भी जीतेंगे तो वीर सिंह दिगान मेरे ख्याल से नहीं जीतेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट मिला, आज भी वही है, लेकिन सेवा करने का जज्बा मेरे अंदर था। जब यहाँ से ये सीट खाली हुई तो मुझे लगा कि मैं यहाँ सेवा अच्छी कर सकता हूँ, हाथ में ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा, तो लोगों को सेवा करने का एक अवसर अच्छा मिलेगा, तो क्यों नहीं मैं इस दर कर सकता हूँ। मैंने ये सोच करके लोगों के सेवा भाव से, क्योंकि मैं देख रहा था पिछले 10 साल से सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र विधायक होने के बावजूद भी लावारिस की तरह रह रहा था। लोगों को उनका सेटिस्फेक्शन नहीं था, लोगों के काम जो होने चाहिए थे वो नहीं थे, लोगों के दुख सुख में जो हाजिरी लगनी चाहिए थी वो नहीं लगती थी। ये मुझे बिल्कुल लोगों ने खुल के बताया कि हम 10 साल तक बिल्कुल जैसे अनाथ होते हैं, इस तरह से हम रहे विधायक के स्तर पर। सर, हमने जब लोगों से बातचीत की, यहाँ पर उन्हें ज़्यादा समस्याएं नहीं, लेकिन उन्हें एक चीज़ की बड़ी कंप्लेन आई। वो सभी लोग कह रहे थे कि नशे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुले में बिकते हैं और जो युवा हैं इस चीज़ का सेवन करते हैं, जिस वजह से उनके माता पिता परेशान हो रहे हैं, परिवार में सभी लोग दुखी है। तो क्या नशे को रोकने के लिए, अपने विधानसभा के क्षेत्र के युवाओं को बिगड़ने ना देने के लिए आपके पास क्या तरकीब है और क्या कुछ आप आगे करेंगे सत्ता में आने के बाद? देखिए, नशा एक ऐसी लत है कि जिसको लग जाए तो छूटती नहीं है और इससे आदमी का जीवन तो खतरे में जाता ही जाता है, बल्कि परिवार से बर्बाद हो जाते हैं। मैं जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले कोई कदम उठाया जाए तो दिल्ली में बढ़ती हुई नशाखोरी पर पाबंदी लगाने के लिए उठाया जाए। नशाखोरी इतनी बढ़ गई है इस क्षेत्र में कि हमारे गरीब परिवार तबाह हो गए हैं। उनके माँ बाप बेचारे जो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर अपने बच्चों से चलते हैं, रखते हैं, उनका जीवन एक तरह से अंधकार में हो गया। उनका बुढ़ापा जो है वो बर्बाद हो जाता है, घर की तरक्की रुक जाती है, बच्चों का विकास रुक जाता है। इसलिए ये नशा ऐसी खतरनाक चीज़ है कि इस पर पाबंदी लगाए बिना हम जन सेवा नहीं कर सकते। सर, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ऐसी चीज़ें कही गई थी कि आप कह रहे थे कि मैंने कांग्रेस इसीलिए छोड़ा क्योंकि कांग्रेस और भाजपा पार्टी भ्रष्टाचार में धुत हो चुकी है। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अंदर कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं और सम्मान नहीं मिलता उस तरीके का। तो क्या आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, अर्थात खाने के दांत और दिखाने के और। उनकी बात बाहर कुछ होती है, अंदर कुछ होती है। जब वो सत्ता में नहीं थे तो देश के लोगों को बड़े बड़े उन्होंने सपने दिखाए कि हम 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे। कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? कहाँ गया बच्चों का भविष्य? कहाँ गया हमारे युवाओं का रोजगार? हम ये पूछना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में सवाल खड़ा हुआ है कि जो उन्होंने ये वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे, आज हमारा देश का युवा भ्रमित है, वो पथ भ्रष्ट हो रहा है, वो गलत रास्तों पर जा रहा है। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, शायद आपने सुना होगा, देखा भी है कि नोटबंदी का काम किया। नोटबंदी में मैं समझता हूँ कि इनके लोगों सबको पता था कि नोटबंदी फला तारीख से होने वाली है। इन्होंने अपनी पूरी तरह से व्यवस्था की, अपना पैसा सुरक्षित किया। मारे गए तो आम आदमी मारे गए, जो बहनें, जो बेटियाँ, जो घर गृहिणी अपने पति से थोड़ा बहुत पैसा वैसा इधर से बचा के अपने रख लेती थी, वो पैसा सारा जो सेविंग करती थी ना, वो सारा नोटबंदी के टाइम पे बेकार गया, उनका बर्बाद हो गया। इस तरह से देश के लोगों के साथ में ये धोखा। दूसरा धोखा ये कि हम बहुत बड़ा काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, और वो काला धन जो आएगा उस काले धन को हम हर एक भारतीय खाते में 15-15 लाख रुपए हम जमा कराएंगे। अरे 15 पैसे भी कहीं नहीं आए। चुनाव बीतने के बाद आप कहते कि चुनावी जुमला था,
तो आपकी बात पर आज कैसे गारंटी की जाए, कैसे सच मान ली जाए कि आज जो बात आप कह रहे हैं वो चुनावी जुमले नहीं हो सकते हैं। आदरणीय केजरीवाल साहब ने जो वायदे किए थे वो पूरे किए। दिल्ली को 24 घंटे बिजली, कोई कट नहीं, 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी फ्री। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो 10 साल में इनमें 22,000 नए क्लासरूम बनवाए। ये क्या गलत है जो उन्होंने वायदा किया? आज शिक्षा पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे देश का भविष्य जो है, इसी से हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा, इसी से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन होगा, इसी से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसी से हमारा देश तरक्की करेगा, इसी से हमारा देश मजबूत होगा। अगर हम बात करते हैं देश को मजबूत करने की तो हमें बुनियादी तौर पे पहले बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, बेहतर शिक्षा। आज दिल्ली के स्कूल इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं, विदेश से लोग आकर के निरीक्षण करते हैं, यहाँ पर कहते हैं वो दिल्ली का शिक्षा का मॉडल देखना चाहते हैं। वो आए और उन्होंने यहाँ पर स्कूल देखे और बहुत कहा प्रधानमंत्री जी ने हम वहाँ दिखाएंगे, उस स्टेट में जाए, उस स्टेट में नहीं, हम दिल्ली का देखने आए हैं। तो आपको मालूम है कि दिल्ली के स्टेट जैसे स्कूल हैं उनकी चर्चा देश में तो है ही, पूरे प्रांतों में, लेकिन विदेशों में भी चर्चा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम ये शिक्षा के सिर पे किया है। अगर ये काम, इस काम का पूरा बेनिफिट हमारे लोगों को मिल जाए तो उनका जीवन स्वतः ही सुधर जाएगा, वो तरक्की के रास्ते पर चल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा आप जानते हैं केजरीवाल साहब को क्यों ना वोट दें? आज ये रेवड़ियों की बात करते हैं, क्यों? जो केजरीवाल साहब गरीब लोगों को मुफ्त जो है वो दे रहे हैं सुविधाएं, वो रेवड़ियां नहीं है, बल्कि देश के, दिल्ली के लोगों से इकट्ठा किया गया टैक्स का पैसा वो वापस जनता को कर रहे हैं। ये रेवड़ियां कहाँ से हो सकती हैं? जनता का पैसा जनता पर लग रहा है। जितने भी विकास कार्य हुए 10 साल में 38 फ्लाईओवर उन्होंने बना के दिए, कोई करप्शन नहीं। बजट जो हमेशा वो फायदे का रहा, घाटे का नहीं रहा। इससे बड़ी मुख्यमंत्री और क्या हो सकता है? अरे ईमानदार लोगों को, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आप उन्हें पसंद नहीं करते, उन पर एलिगेशन लगाकर, झूठे तो आरोप लगाकर उनको जेलों में डाल देते हैं। ये क्या? सर मेरा वही सवाल है, जैसे कि आपने शिक्षा की बात की कि आम आदमी पार्टी के सरकार में दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन फिर क्यों आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री को, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन दोनों को जेल में डाला गया, वो भी शराब घोटाले का नाम देकर? और भी इसमें कई सारी बातें निकल कर सामने आई, लगातार उन पे आरोप लगाए गए, कई महीनों तक उन्हें जेल में रखा गया। देखिए, ये जग जाहिर हो चुका है कि इनको बिना वजह के ऐसा एक्ट लगा करके, जिसमें कि देर से जमानत होती है, इन्हें जेल में डाला गया, ईमानदार लोगों को मैनिपुलेट करके। जी। आज जितनी सरकारी एजेंसियां हैं उनका जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश के लोगों को तबाह कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इतना दुरुपयोग कभी सरकारी एजेंसियों का नहीं हुआ। आज सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे CBI हो, पुलिस हो, ईडी हो, कोई हो, उन सबको अपने हथकंडे में हाथों में लेकर के नचाया जा रहा है और जिन लोगों को चाहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये तो जनता से छुपा नहीं है। अगर ये बात नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जमानत देने के टाइम पे केंद्र सरकार को या फटकार नहीं लगाता। इसलिए सर, आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक जो हैं लगातार ये बोलते हैं कि हमें ऊपर से फंड नहीं आता, इसलिए हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे। जैसे मैं नाम भी ले ले रहा हूँ, जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि जी हैं। सर एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, मुंडका के विधायक है धर्मपाल लाकड़ा जी। हमने कई बार वहाँ की कंप्लेन देखी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। बारिश के वक्त वहाँ पर सड़कों पर पानी भरा रहता है, 1-1 फीट 2-2 फीट तक, और लगातार ऐसी शिकायतें आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हैं जो कि इस बात को इनकार करते हैं कि नहीं, हमें फंड नहीं आ रहा, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं दी जा रही, तो हम कैसे काम करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है, पूरी हठधर्मी है, जिस भी एजेंसी को चाहे उससे अपना मनमर्जी का काम ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव के टाइम में हमारे जो मुस्लिम भाई बहन थे उनको वोट नहीं डालने दिया। थानेदार SHO वो रिवाल्वर लेके घूम रहे हैं, महिलाओं को रिवाल्वर दिखा रहे हैं, फायरिंग कर। इस तरह से क्या ये कह सकते हैं कि देश हित में काम हो रहा है? ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और लोगों पर ज़बरदस्ती की जा रही है। और मुझे आशंका है और पूरा कह सकता हूँ कि यहाँ भी ये, जहाँ हमारे
दूसरे पार्टियों को गैर भाजपाई लोग हैं उन क्षेत्रों से वोट कटवाने का काम भी ये कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन लगातार फिर ये क्यों बोला जाता है कि हमारे पास काम करने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं है, एमसीडी की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा मैंने है, कहा ना, एक ही पार्टी में होकर इस तरीके का मतभेद। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सब जानते हैं कि कोई स्टेट सरकारों को फंड वो केंद्र सरकार से मिलता है, जब उस फंड में कटौती होगी तो नीचे जो लोकल एजेंसियां हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्षेत्र में काम नहीं होंगे। इस तरह का ये व्यवहार, इस तरह का ये एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग मजबूर होकर के इन्हें वोट देना चाहें। लेकिन ये दिल्ली की जनता ने ठान रखा है कि नीचे केजरीवाल जैसा ईमानदार ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। केजरीवाल फिर एक बार। सर एक और सवाल है, लगातार जो है अभी जो कंपटीशन है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी जो है देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये वो तो सारी पार्टियों को ख़त्म करना चाहती है। वो तो कांग्रेस का केजरीवाल साहब को ख़त्म करना चाहती है और कई बार उन्होंने ऐसा सोचा कि एक पार्टी ख़त्म होने जा रही है अब, लेकिन नहीं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अरे ईश्वर जिसके साथ हो, सच्चाई जिसके साथ हो, उसे कौन मार सकता, कौन तबाह कर सकता उसे। इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में इनको यहाँ से दिल्ली से वोट नहीं मिलेगा। सर ये जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं इन्होंने अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, राजेंद्र पाल गौतम जी। तो आपको जो इस बार टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से, तो क्या उनकी तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आपको या फिर कोई नाराज़गी है? क्या कुछ है, आप दोनों में कुछ बातचीत हुई, कुछ ऐसी चीज़ें आप बताना चाहें? ये मेरे मन का मेरा अपना विचार था ये इस पार्टी को ज्वाइन करने का। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा इस बारे में, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने इस क्षेत्र की दिल से सेवा की है, दिल की गहराइयों से सेवा की है, चाहे वो विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कई नए स्कूल बनवाए मैंने, कई अस्पताल नहीं बनवाए मैंने, चाहे हम राजीव गांधी की बात करें, कैंसर अस्पताल की बात करें, डायबिटीज सेंटर की बात करें, महिलाओं के लिए अलग से 8 वार्ड की हम बात करें जीटीपी के अंदर, और नर्सिंग स्कूल की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, अंडरपास की बात करें, क्षेत्र में जो समुदाय भवन बनाए 12, चाहे उनकी बात करें, स्कूलों की बात करें, हमने इस क्षेत्र में लगातार काम किए हैं। और ये पुनर्वास कॉलोनी और 2 गांव मेरे क्षेत्र में आते हैं, इन सब में सीवर डालने का काम भी, सीवर चालू कराने का काम भी हमने किया था। तो इसके अलावा काम तो हमारी ड्यूटी है, वो तो हम करेंगे, करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, लेकिन इसके अलावा व्यक्ति का फर्ज बनता है कि जो उनका नुमाइंदा चुना जाए उसके सुख दुख में उनके काम आए। ये हमने लगातार किया है, उनके साथ में खड़े रहे हैं। क्षेत्रीय जनता इसीलिए आज हमें दोबारा से अपना आश्वासन, अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी हुई है। सर देश में जो अभी हालात हैं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, हाँ बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं। देश के जो हालात हैं अभी धर्म को लेकर, कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार कई सारे आरोप लगते हैं, अभी लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या ये लोगों की गलती है या फिर इन सब को नेताओं के द्वारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई एजेंडा नहीं है देश के विकास का, उनके पास में केवल यही प्रोपेगेंडा होता है। धर्म की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, दूसरे धर्मों की बात करते हैं और जातियों की बात करते हैं, और एक दूसरे धर्म में फर्क खाई पैदा करने की काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो विकास होना था वो सबने मिलके किया अब तक, और इस देश को आज़ाद जो कराया, देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, दलित हो, सब ने मिलकर कराया। किसी एक की बापोती नहीं है कि किसी ने इस देश का विकास किया हो। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में देश के विकास के, देश के सुधार के कोई ज़्यादा एजेंडे नहीं है। वो इसलिए तरह तरह के प्रूफ लगा करके और पार्टी को बदनाम करने के लिए, नेताओं को तबाह करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है, उसका हम निंदा करते हैं। वीर सिंह दिग्गा जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं सीमापुरी के जनता को, क्योंकि आप यहाँ से ऑलरेडी 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, इस बार पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको टिकट भी दिया है। जो भी संदेश देना चाहते हैं वो हमारी जनता के थ्रू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का भाईचारा कायम रखेंगे, आपस में जो किस तरह का कोई मतभेद पैदा नहीं होने देंगे,
क्षेत्र का विकास कराएंगे और लोगों के साथ में हर समय सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे और जो भी उनकी समस्याएं होंगी मेरे लायक, मैं उन सब के लिए समाधान के लिए तत्पर रहूंगा हमेशा, यही कहना चाहता हूं। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीर सिंह दिग्गान जी की बात समझ आई और जो कुछ इन्होंने वादे और दावे किए हैं, इस बार चुनाव जब होंगे तब ये जीत पाते हैं कि नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए झलको दिल्ली। धन्यवाद।